तो आई होप एवरीवन इज बैक नाउ एंड अब हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। सर हम ब्रेक के बाद कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, हम ब्रेक के बाद रिवाइज करेंगे। जो भी अभी तक हमने सारे शेड्यूल्स और क्लॉजेस पढ़े उनको अब हम जल्दी फटाफट रिवाइज करेंगे। एंड सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट शेड्यूल के बारे में। फर्स्ट शेड्यूल क्या कहते हैं सर? फर्स्ट शेड्यूल में आते हैं 4 पार्ट्स। पार्ट 1 बात करता है सीए इन प्रैक्टिस की, पार्ट 2 बात करता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू अ मेंबर इन सर्विस। अगर कोई मेंबर सर्विस में तो पार्ट 2 बात करेगा। एंड पार्ट 3 किसकी बात करता है सर? पार्ट 3 बात करता है जनरली सारे मेंबर्स की, चाहे वो प्रैक्टिस में हो या सर्विस में हो, फर्क नहीं पड़ता। एंड पार्ट 4 बात करता है अदर मिसकंडक्ट की। पार्ट 1 की बात की जाए तो पार्ट 1 टॉक्स अबाउट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू सीए इन प्रैक्टिस, जिसका क्लॉज 1 है, जो क्लॉज 1 है वो क्या कहता है? हर क्लॉज से पहले हम मान के चलेंगे, एक लाइन लिखी है, अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम, वो अपने नाम में प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ कर देता है, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अनलेस such other person is also a chartered accountant in practice and साथ में वो उसका क्या होना चाहिए? and is in partnership with or employed by him, वो या तो उसका पार्टनर या तो वो उसका एम्प्लॉय होना चाहिए। अब बात करते हैं क्लॉज 2 की। क्लॉज 2 क्या कहता है सर? क्लॉज 2 कहता है सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही पेज और अलाउज और एग्रीज टू पे और अलाउ। मैंने कहा क्या? शेयर कॉम ब्रो मतलब शेयर कमीशन और ब्रोकरेज इन द फीस और प्रॉफिट्स ऑफ हिज प्रोफेशनल बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नहीं दे सकता टू एनी पर्सन। आप किसी को नहीं दे सकते अदर देन किसको दे सकते हो? मैंने कहा सबसे पहले तो मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। जो मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट है आप उनको दे सकते हो, और अपने पार्टनर को दे सकते हो, या रिटायर्ड पार्टनर को दे सकते हो, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर, और पर्संस having membership of professional body or with prescribed qualification आप दे सकते हो for the purpose of rendering professional services in India। आप अपने इन और आउटसाइड इंडिया जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज देते हो उसके लिए आप ये सब कर सकते हो। अब आती है बात क्लॉज 3 की। सर क्लॉज 3 ने क्या करा था? क्लॉज 2 ने बोला था कि किसी को देना मत, तो क्लॉज 3 ने कहा था किसी से लेना मत। क्लॉज 2 ने कहा था किसी को देना मत, क्लॉज 3 ने कहा था किसी से लेना मत। यानी अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सेप्ट्स और एग्रीज टू एक्सेप्ट। मैंने कहा क्या? any part of profits of professional work of a person who is not a member of the institute। अगर कोई इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं है तो आप उसका कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बट क्या जिनको हम क्लॉज 2 में दे सकते हैं, क्या उनसे क्लॉज 3 में ले सकते हैं? यस सर, हम क्लॉज 3 में उनसे ले सकते हैं। ये बात हमने कवर कर ली थी। अब आती है बात क्लॉज 4 की। क्लॉज 4 ने आया और 2 और 3 को डांट लगाई। सर क्लॉज 4 ने 2 और 3 को डांट क्यों लगाई? उसने सिंपल सी बात बोली थी कि भाई क्या शेयर कमीशन का लेना देना ले रखा है, तुम पार्टनरशिप में क्यों नहीं एंटर करते? और जैसे ही पार्टनरशिप में एंटर किया प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो गया। तो इन्होंने बात बोली सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एंटर्स इनटू अ पार्टनरशिप इन और आउटसाइड इंडिया। जैसे क्लॉज 2 में बोला था ना इन और आउटसाइड इंडिया, यहां पे भी एक बात लिखी है, आप कोई पार्टनरशिप में नहीं एंटर करोगे इन और आउटसाइड इंडिया विद एनी पर्सन अदर देन सीए इन प्रैक्टिस। सिर्फ और सिर्फ आप सीए इन प्रैक्टिस के साथ ही पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हो। और सच अदर पर्सन हु इज हैविंग द मेंबरशिप ऑफ सच बॉडी एंड प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, उसके पास वो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, इंक्लूडिंग, ये हमारी वो प्यारी वाली लाइन आ गई, इंक्लूडिंग अ रेजिडेंट who but for his residence abroad would be considered to be a member of the institute under section। सर कौन सा सेक्शन था? मैंने कहा सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5। वो सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 में मेंबर माना जाएगा। और whose qualification और आर रिकॉग्नाइज्ड, मैंने कहा किसने रिकॉग्नाइज कर रखे? सी और सी ने, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और काउंसिल फॉर द पर्पस ऑफ परमिटिंग सच पार्टनरशिप्स। दिस वाज ऑल अबाउट क्लॉज 4। अब 5, 6 और 7 एक ही लाइन में थे, वो तीनों ही एक कहते थे कि अगर आपने कोई भी काम प्रोक्योर करना है, तो आपने सामने वाले को मजबूर नहीं करना कि वो आपसे काम करवाए। दिस शुड बी बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशनल वैल्यू। अगर आप एज अ प्रोफेशनल अच्छा काम करें तो आपके पास काम आना चाहिए। आप सामने वाले को सॉलिसिट नहीं कर सकते, एडवर्टीज नहीं कर सकते। तो क्लॉज 5 जो कि जनरली इंस्टीट्यूट कभी पूछता ही नहीं एग्जाम में, फिर भी हमने इसको एक बार अच्छे से किया है। सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही सिक्योर्स either through the services of a person who is not his employee, not his partner or any other means which are generally not open to professionals। मैंने कहा क्या सिक्योर किया है? प्रोफेशनल वर्क। उसने प्रोफेशनल वर्क सिक्योर किया है, एनी कोई भी प्रोफेशनल बिजनेस सिक्योर किया है, प्रोवाइडेड जो भी उसको 2, 3, 4 में अलाउड था। क्लॉज 2, 3, 4 में क्या क्या अलाउड था? क्लॉज 2 ने बोला था कि आप शेयर कमीशन ब्रोकरेज दे सकते हो कुछ लोगों को, 3 ने बोला था कुछ लोगों से ले सकते हो, और 4 में अलाउ किया था कि कुछ लोगों के साथ आप पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हो। तो इन्होंने एक बात बोली क्या सर? इन्होंने एक बात बोली कि जो आप 2, 3, 4 में कर सकते हो उसको हम यहाँ पे डिसअलाउ नहीं कर रहे। फिर क्लॉज 6 ने क्या बोला था? मैंने कहा सर से सॉलिसिट,
सर से 6 सर से सॉलिसिट यानी a CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he solicits क्या, मैंने कहा if he solicits professional work or client, अगर वो प्रोफेशनल वर्क मांगता है या क्लाइंट मांगता है तो ही वो गिल्टी हो जाएगा। मैंने कहा भले डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली करे थ्रू कैपी। कैपी का क्या मतलब था सर? कैपी का मतलब था सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू और थ्रू एनी अदर मींस, बट इसके अंदर इन्होंने एक प्रोविजो दे रखा था, provided nothing herein contained shall be construed as preventing or prohibiting a chartered accountant from साड़ी मतलब securing, accepting, requesting or inviting वर्क फ्रॉम अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस। आप बाकी सीएस इन प्रैक्टिस से काम मांग सकते हो। एक बात याद रखना, सीए इन प्रैक्टिस से काम मांग सकते हो, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट से नहीं। सर मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट और सीए इन प्रैक्टिस से क्या फर्क होता है? मेंबर यानी वो जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, क्योंकि दो ऑप्शन होते हैं ना, एक मेंबर्स इन सर्विस होता है और एक मेंबर्स इन प्रैक्टिस होता है। तो आप सर्विस वाले से काम नहीं मांग सकते, सिर्फ और सिर्फ आप मेंबर इन प्रैक्टिस से मांग सकते हो। और दूसरी चीज इन्होंने क्या बोली? दूसरी चीज इन्होंने बोली कि आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो टू टेंडर्स एंड इंक्वायरीज बाय द यूजर्स ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज, और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस को आपका काम चाहिए, आप उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हो। बट आप रिस्पॉन्ड कब नहीं कर सकते? मैंने कहा आप तब रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते वेयर इन द टेंडर इज फॉर एन एरिया विच इज एक्सक्लूसिव टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, एग्जांपल ऑडिट एंड अटेस्टेशन सर्विस, उसमें आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। बट उसकी भी एक एक्सेप्शन है, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो अगर जो बंदा है जिसने टेंडर फ्लोट किया उसने मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब कर रखी है, तो आप टेंडर को रिस्पॉन्ड कर सकते हो। बट इस केस में दूसरा हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है? दूसरा ऑल्टरनेटिव है अगर उसने जो टेंडर फ्लोट किया है उसने इस चीज में फ्लोट किया है कि वहां पे जो एरियाज है दैट आर ओपन टू ऑल द प्रोफेशनल्स, मतलब सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं बाकी प्रोफेशनल्स भी कर सकते हैं, तो भी आप टेंडर को रिस्पॉन्ड कर सकते हो। अब मेरा सबसे एक ही सवाल जो बच्चे अभी देख रहे हैं कि क्या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेंडर फ्लोट किया है फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, यानी कोई ऐसा एरिया विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो क्या मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूं? और अगर कर सकता हूं तो क्या मैं अर्नेस्ट डिपॉजिट दे सकता हूं? वेदर आई कैन पे अर्नेस्ट डिपॉजिट, सारे बच्चे मुझे बताएंगे क्या मैं अर्नेस्ट डिपॉजिट दे सकता हूं? बोलो रे बोलो बोलो प्यारे प्यारे बच्चों, बोलो क्या अर्नेस्ट डिपॉजिट चलेगा? क्या ये चलेगा या दौड़ेगा? सबने कहा यस सर आप अर्नेस्ट डिपॉजिट दे सकते हो। बहुत ही बढ़िया, आप अर्नेस्ट डिपॉजिट दे सकते हो। अर्नेस्ट डिपॉजिट देना अलाउड है, हम यहाँ पे अर्नेस्ट डिपॉजिट दे सकते हैं। सो यही बात हमें यहाँ पे डिस्कस करनी थी। देन टॉक्स अबाउट क्लॉज 7। क्लॉज 7 क्या कहता है सर? क्लॉज 7 कहता है सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एडवर्टाइजेस दो चीजें, एक तो प्रोफेशनल अटेनमेंट्स और सर्विसेज। ये क्लॉज 7 ना दो चीजों की बात करता है, एक तो बात करेगा एडवर्टाइजमेंट की और एक बात करेगा डेजिग्नेशन की। मैंने कहा एडवर्टाइजमेंट में भी दो चीजों की बात करेगा। एडवर्टाइजमेंट में बोलता है अगर आप एडवर्टाइज करते हो दो चीजें, मैंने कहा क्या? प्रोफेशनल अटेनमेंट्स और सर्विसेज, और यूजेस एनी डेजिग्नेशन, मैंने कहा कौन सी डेजिग्नेशन और एक्सप्रेशन अदर देन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा कोई डेजिग्नेशन यूज करते हो अपने प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स में, मैंने कहा प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब है? विजिटिंग कार्ड, साइन बोर्ड और लेटर हेड, ठीक है। Unless it be a degree of university, आप डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी यूज कर सकते हो which has been recognized or established by law in India or recognized by central government, और a title indicating membership of the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI के मेंबर हो आप, और any other institution which has been recognized by C और C, अगेन वहां पे जैसे क्लॉज 4 में C और C था, यहाँ पे भी C और C आ गया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और काउंसिल ने उसको रिकॉग्नाइज कर रखा है। बट हम एडवर्टाइज राइटअप के थ्रू कर सकते हैं, राइटअप का फॉन्ट साइज 14 तक होना चाहिए और हमने सारी चीजें उसमें ऑनेस्ट और ट्रूथफुल लिखी होनी चाहिए। देन कम्स क्लॉज 8। क्लॉज 8 क्या बोलता है सर? क्लॉज 8 बोलता है सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सेप्ट्स अ पोजीशन which was previously held by another chartered accountant in practice or a certified auditor who has been issued सर्टिफिकेट अंडर रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट रूल्स 1932, उसको रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट रूल्स 1932 में मिला है विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विद हिम इन राइटिंग। आपने राइटिंग में कम्युनिकेट करना है। एंड क्लॉज 8 में हमने ना कुछ स्पेशल बातें भी पढ़ी थी। क्या क्या स्पेशल बातें पढ़ी थी? कि आपके पास एक प्रॉपर प्रूफ ऑफ डिलीवरी होना चाहिए, आपके पास एक प्रूफ ऑफ डिलीवरी होना चाहिए। मैंने कहा प्रूफ ऑफ डिलीवरी कैसे मिलता है सर? दो है देसी तरीके, दो है विदेशी तरीके। देसी तरीके क्या थे? मैंने कहा देसी तरीके थे आप रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू के साथ भेजो तो वो सही है, या फिर आप बाय हैंड डिलीवरी करो और रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ले लो। मैंने कहा दो मॉडर्न तरीके क्या थे सर? दो मॉडर्न तरीके थे, आप ईमेल पे भेजो, बट याद रहे वो ईमेल इंस्टीट्यूट के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरा तरीका था यूडेन के थ्रू भी आप ये चीज कर सकते हो। उसके बाद हमने बात करी क्लॉज 9 की। क्लॉज 9 हम कैसे याद रखते थे सर? क्लॉज 8 याद रखते थे। क्लॉज 8 मतलब कम्युनिकेट,
क्लॉज 9 का मतलब था कंप्लायंस विद सेक्शन 140 एंड 139। क्लॉज 9 ने कहा अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सेप्ट्स एन अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर without first ascertaining whether the provisions of section 225, क्या जो सेक्शन 225 है वो कंपनीज एक्ट 1956 यानी पुराना वाला हैव बीन कंप्लाइड विद, नए कंपनीज एक्ट की बात करें तो सेक्शन 140 और 139 है। फिर बात करी क्लॉज 10 की। मैंने कहा क्लॉज 10 का क्या मतलब है, अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही चार्जेस और ऑफर्स टू चार्ज, एक्सेप्ट्स और ऑफर्स टू एक्सेप्ट, मैंने कहा क्या, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट ऐसी फीस which is based on the percentage of profits और कॉन्टिजेंट, मैंने कहा किस पे कॉन्टिजेंट है, दिस इज कॉन्टिजेंट अपॉन द फाइंडिंग्स और रिजल्ट ऑफ हिज वर्क, जो भी वो प्रोफेशनल वर्क करेगा उसकी जो फाइंडिंग्स है और रिजल्ट है उस पे वो डिपेंडेंट है। बट काउंसिल ने इसके लिए रेगुलेशन 192 दे दिया, पर रेगुलेशन 192 हमें कुछ एक्सेप्शंस बता दी, जिसमें हमने वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की थी, रिसीवर और लिक्विडेटर की बात करी थी, वैल्यूएशन असाइनमेंट की बात करी थी, उसके बाद हमने किसकी बात करी थी, फंड रेजिंग सर्विसेज की बात करी थी, मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी की बात करी थी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज की बात की थी, और दो नई सर्विसेज और ऐड हो गई है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और नॉन एश्योरेंस सर्विस टू नॉन ऑडिट क्लाइंट्स। Then we talk about clause 11। clause 11 ने क्या बोला था सर, क्लॉज 10 यानी कॉन्टिजेंट, क्लॉज 11 ने बोला था एक बार अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो कोई एक और प्रोफेशन मत उठा लेना या कोई और ऑक्यूपेशन या और बिजनेस मत करने बैठ जाना, तो एक और एक आपने इस तरह से याद रखना था। A CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he engages in any business or occupation other than the profession of accountancy। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अलावा किसी और बिजनेस और ऑक्यूपेशन में एंगेज करते हो तो आप गिल्टी हो जाते हो, अनलेस यू आर परमिटेड बाय द काउंसिल। तो उसमें काउंसिल ने हमें कुछ जनरल परमिशंस, कुछ स्पेसिफिक परमिशन दे रखी हैं। बट क्या मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता हूं? आप कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हो, बट याद रहे आपका कोई भी पार्टनर कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता। और डायरेक्टर में भी मैं कौन सा डायरेक्टर बन सकता हूं? आप कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर बन सकते हैं, आप कोई और डायरेक्टर नहीं बन सकते। अगली चीज हमने क्या पढ़नी थी सर? अगली चीज हमने पढ़ी क्लॉज 12। क्लॉज 12 ने बोला सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, और ये क्लॉज 12 को ना हमने क्लॉज 1 से रिलेट किया था। वो क्लॉज 1 ने कहा था कि किसी को अलाउ मत करो कि तुम्हारे बिहाफ पे प्रैक्टिस करे, तुम्हारे नाम में प्रैक्टिस करे, और क्लॉज 12 ने कहा था किसी को अलाउ मत करो कि वो तुम्हारे नाम में साइन करे। मैंने कहा सिंपल सी बात है, क्लॉज 12 ने बोला सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ वी allow a person not being a member of the institute। you are allowing a person who is not a member of the institute or he is not your partner, या तो वो member of institute in practice है या फिर वो अगर आपका पार्टनर भी नहीं है, तो मैंने कहा दोनों केसेस में आप गिल्टी हो जाओगे टू साइन ऑन बिहाफ ऑफ यू और बिहाफ ऑफ योर फर्म। मैंने कहा चार चीजें, पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? बैलेंस शीट और पीएनएल, और उसके बाद आती है रिपोर्ट। यहाँ पे हम रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट्स दोनों को कंसीडर करके चलते हैं। एंड लास्ट चीज मैंने आपको इसमें एक और प्यारी बात बताई थी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन मैटर्स होते हैं उनको आप डेलीगेट कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 1। क्या पार्ट 1 सबको क्लियर है? सारे बच्चे मुझे कंफर्म करेंगे, क्या पार्ट 1 तुमको मस्त रिवीजन हो गई पार्ट 1 की? इस पार्ट 1 क्लियर? क्या पार्ट 1 क्लियर है? क्या पार्ट 1 क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। यस सर, पार्ट 1 एकदम क्लियर है। तो देखो पार्ट 1 हमने कवर कर लिया, अब आती है बात पार्ट 2 की। पार्ट 2 ना अब कुछ चीजें चुराएगा। पार्ट 2 कुछ चीजें चुराता है। मैंने कहा क्या क्या चुराएगा? सबसे पहले तो हमारा जो क्लॉज 2 था ना उसको चुरा के अपना क्लॉज 1 बना लेगा। यानी क्या कहता है? अ सीए इन मेंबर, जो अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट other than a member in practice, other than a member in practice यानी member in service shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he being an employee of a company, firm or person, वो एक employee है किसी company, firm और person का, and he pays or allows or agrees to pay or allow indirectly to any person, directly indirectly, any share in emoluments, emoluments मतलब जो उसको सैलरी मिलती है, of the employment undertaken by him। तो वो अपना एक पार्ट ऑफ एम्प्लॉई सैलरी वो किसी को शेयर कर रहा है। क्लॉज 2 क्या बोलता है? क्लॉज 2 बोलता है क्लॉज 3 का उल्टा, यहाँ पे ना क्लॉज 2 आ गया है। मतलब वहां पे जो क्लॉज 3 था पार्ट 1 में, वो यहाँ पे क्लॉज 2 बन गया है। यानी एक्सेप्ट्स और एग्रीज टू एक्सेप्ट एनी एफपीजी, एफपीजी यानी फीस, प्रॉफिट्स और गेन्स। मैंने कहा किससे? लॉयर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, एजेंट से। एजेंट जैसा कौन है? ब्रोकर है, कस्टमर है। आप किसी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते बाय वे ऑफ कमीशन और ग्रेटिफिकेशन। उसके बाद आई थी पार्ट 3 की बात। मैंने कहा पार्ट 3 मतलब एफएफएफ। एफएफएफ मतलब पहले तो आप जब फेलो नहीं हो आप अपने आप को फेलो बता रहे हो। दूसरा, आप जब इंफॉर्मेशन देने की बारी आती है इंस्टीट्यूट को, फेल हो जाते हो। तो यहाँ पे सेकंड क्लॉज क्या था सर? सेकंड क्लॉज था अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, फर्क नहीं पड़ता, shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he does not supply क्या information called for or requirements
आस्क्ड फॉर, मतलब जो उसको रिक्वायरमेंट्स बोली करने को वो नहीं कर रहा, जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो दे नहीं रहा। किसको नहीं दे रहा? मैंने कहा इंस्टीट्यूट को। इंस्टीट्यूट के अंदर कौन बैठा है? सर काउंसिल बैठी है, कमिटीज बैठी है। उसके बाद हमने किस किस की बात करी थी? हमने बात करी थी डीडी की, बीओडी की, डीसी की। सर डीडी कौन है? डायरेक्टरेट डिसिप्लिन। बीओडी कौन है? बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। एंड डीसी कौन है? डिसिप्लिनरी कमिटी। प्लस इनका डिसीजन पसंद नहीं आता तो किसके पास जाते हैं? एपिलेट अथॉरिटी के पास। एंड लास्ट में हमारे पास आ जाता है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। उसके बाद बात करी थी क्लॉज 3 की, तो मैंने कहा एफ में पहला एफ था फेलो, दूसरा एफ था fails to supply the information, एंड लास्ट पॉइंट था false information। मैंने कहा जब भी आप क्लॉज 6 और 7 में कोई इंफॉर्मेशन देते हो, अगर आप false information दोगे तो आप आ जाओगे क्लॉज 3 में मिसकंडक्ट में। तो मेंबर whether in practice or not shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he fails, if he while inviting the professional work from other chartered accountant, आप बाकी CS से काम मांगते वक्त, और while you are responding to tenders or inquiries, or when you are providing information via write up or any of other items concerned in clause 6 or 7, you provide an information that you know to be false। तो अगर आप false information दोगे तो आप guilty हो जाओगे। पार्ट 4 क्या कहते हैं? पार्ट 4 बात करता है अदर मिसकंडक्ट की। उसमें आते हैं क्लॉज 1 और क्लॉज 2। क्लॉज 1 ने सिंपल सी बात बोली, अगर आपको हो जाती है इंप्रिजनमेंट, अगर हो जाती है आपको इंप्रिजनमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, ऑफेंस, ऑफिस की थोड़ी इंप्रिजनमेंट होती है, ऑफेंस की इंप्रिजनमेंट होती है, राइट? तो किसी भी ऑफेंस की इंप्रिजनमेंट हो जाती है अप टू 6 मंथ्स। अगर आपको अप टू 6 मंथ्स की कोई भी इंप्रिजनमेंट हो जाती है तो आप यहां पे गिल्टी हो जाओगे। या फिर आपने कोई और ऐसा काम कर दिया, विच इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल ब्रिंग्स डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन, तो आप क्लॉज 2 में गिल्टी हो जाओगे। क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। तो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट शेड्यूल। क्या फर्स्ट शेड्यूल क्लियर है? क्या फर्स्ट शेड्यूल क्लियर है तुम सबको? एनर्जी आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है? ये बताओ मुझे, वरना फिर क्या फायदा इतनी एनर्जी और मजे डालने का? क्या एनर्जी और कॉन्फिडेंस आ रहा है? तो फिर हम सेकंड शेड्यूल की तरफ आगे बढ़ेंगे। बोलो रे बोलो बोलो, प्यारे प्यारे बच्चों बोलो, क्या करें अब हम आगे बढ़ेंगे तो ही काम होगा। यस सर, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब बात करेंगे सेकंड शेड्यूल की। फर्स्ट शेड्यूल में कितने पार्ट्स थे? सर पार्ट 1 था, पार्ट 2 था, पार्ट 3 था, पार्ट 4 था। पार्ट 1, 2, 3 बात करते थे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की। मैंने कहा किसके बारे में? एक बात करता था सीए इन प्रैक्टिस के बारे में, एक बात करता था मेंबर्स अदर देन प्रैक्टिस के बारे में, एक बात करता था जनरली, और लास्ट वाला अदर मिसकंडक्ट। तो मैंने कहा यहाँ पे भी पार्ट है, बट 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 बात करेगा मेंबर इन प्रैक्टिस के बारे में, 2 बात करेगा जनरली, हमने यहाँ पे मेंबर अदर देन प्रैक्टिस वाला कोई पार्ट ही नहीं रखा, एंड पार्ट 3 बात करेगा अदर मिसकंडक्ट। सर पार्ट 3 सबसे पहले करा दो। मैंने कहा पार्ट 3 में वो वाले मिसकंडक्ट्स आएंगे जहां पे आपको इंप्रिजनमेंट हुई है ग्रेटर देन 6 मंथ्स, तो आप पार्ट 3 में सीधा सीधा पहुंच जाओगे। तो मेन जो हमें डिस्कस करने वो है पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्ट 1 बात करता है सीए इन प्रैक्टिस की, यानी A member in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he discloses an information। मैंने कहा क्लॉज 1 हमेशा बात करता है एक नंबर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके चलनी है, तो आप गिल्टी हो जाओगे डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट। जब आपने प्रोफेशनल एंगेजमेंट करी, आपने डिस्क्लोज कर दी इंफॉर्मेशन टू ए पर्सन अदर देन योर क्लाइंट, एंड जिस क्लाइंट ने एंगेज किया आपने उस पर्सन को उसके अलावा किसी और बंदे को डिस्क्लोज कर दी विदाउट द कंसेंट ऑफ द क्लाइंट। आपने क्लाइंट का कंसेंट नहीं लिया, और otherwise than as required by law। so basically अगर लॉ आपको अलाउ करता है या क्लाइंट आपको अलाउ करता है तो ही आप डिस्क्लोज कर सकते हो, वरना डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हमने 3 एक्सेप्शंस भी पढ़ी थी। फिर आती है बात क्लॉज 2 की। तो मैंने कहा क्लॉज 2 क्या कहता है? क्लॉज 2 कहता है मेंबर इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही सर्टिफाइज और सबमिट्स इन हिज नेम, इफ ही सर्टिफाइज और सबमिट्स इन हिज नेम और इन द नेम ऑफ हिज फर्म, या तो अपने नाम में या फर्म के नाम में क्या सबमिट करता है? रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो रिपोर्ट सबमिट करता है ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनलेस, मैंने कहा रिपोर्ट सबमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्जामिन तो कर दो, तभी तो इसका नाम है क्लॉज 2। तो मैंने कहा एग्जामिन कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इफ ही सर्टिफाइज और सबमिट्स अ रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन हिज नेम और इन द नेम ऑफ हिज फर्म अनलेस सच एग्जामिनेशन हैज बीन डन बाय हिम और एनी ऑफ हिज पार्टनर और एम्प्लॉय और बाय एनी अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। क्लॉज 3 ने क्या बोला? सर क्लॉज 3 ने बोली 3 चीजें। क्लॉज 3 ने बोली 3 चीजें। 3 चीजों को अगर आप अपनी रिपोर्ट में लिख दोगे तो आप एक रिपोर्ट ऑन एस्टिमेट ऑफ अर्निंग दे सकते हो व्हिच इज कॉन्टिंजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। एंड याद रहे, यू शुड नॉट वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट। तो क्लॉज 3 कहता है मेंबर इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही परमिट्स हिज नेम और द नेम ऑफ हिज फर्म टू बी यूज्ड इन कनेक्शन विद द रिपोर्ट ऑन एस्टिमेट ऑफ अर्निंग्स EOE which is based on contingent upon the future transaction, जो फ्यूचर में ट्रांजैक्शंस होने वाली है, in a manner that it leads to a belief that he vouches for the accuracy of forecast। और क्लॉज 4 क्या कहता है? क्लॉज 4 कहता है, जब बिल्कुल सही कहा सबने, बस सर बस का मतलब है बेसिस फॉर फोरकास्ट, assumptions and source of information, तीनों चीजें लिख के चलनी है।
देन कम्स क्लॉज 4. क्लॉज 4 कहता है किसी भी कंपनी का ऐसा ऑडिट मत करो, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन मत दो जिसमें आपका, आपकी फर्म का या आपके पार्टनर का किसी का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है. तो मेंबर इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी बिजनेस और एंटरप्राइज. आप किसी के भी ऐसे बिजनेस या एंटरप्राइज पे ओपिनियन देते हो जिसमें या तो आपका या आपकी फर्म का या आपके पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है. देन इसमें हमने कूलिंग पीरियड की भी बात करी थी, डायरेक्टर का कूलिंग पीरियड सारे बच्चे मेरे को चैट में बता सकते हैं. देन कम्स क्लॉज 5. जो बाकी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बता दो, है ना. क्लॉज 5 की बात करेंगे तो क्लॉज 5 क्या कहता है? क्लॉज 5 कहता है मेंबर इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही फेल्स टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट व्हिच वाज नोन टू हिम but not appearing in the financial statements, but disclosure of which was necessary to make the financial statements not misleading when he is associated with the financial statements in a professional capacity. Clause 6 है इसके जैसा ही, clause 6 है इसके जैसा ही. Clause 5 करता है fails to disclose, clause 6 कहता है fails to report. मैंने कहा fails to report यानी fails to report a material misstatement which is known to be appearing in the financial statements where he is associated with the financial statements in the professional capacity. बिल्कुल सही बताया सबने. 2 इयर्स का कूलिंग पीरियड, 2 इयर्स का कूलिंग पीरियड रहता है. बहुत बढ़िया. अब आती है बात क्लॉज 7 की. क्लॉज 7 कहता है मेंबर इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही फेल्स टू एक्सरसाइज. मैंने कहा एक्सरसाइज क्या? इफ ही फेल्स टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस और इज ग्रॉसली नेग्लिजेंट व्हाइल कैरिंग आउट हिज ड्यूटीज, तो वो गिल्टी हो जाएगा क्लॉज 7 में. बहुत ही सिंपल प्यारा सा क्लॉज था. Then comes clause 8, 9, 10. 8 और 9 दोनों लगभग एक साथ साथ चलते हैं. Clause 8 क्या बोलता है? A member in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he fails. देखो सिंपल सी बात है. 8, 9, 10 तीनों फेल से स्टार्ट होते हैं. 8, 9, 10 तीनों फेल से स्टार्ट होते हैं, तो इसको ना तुम याद रख सकते हो कि तीनों ही फेल से स्टार्ट होते हैं. 8 कहता है फेल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन. तो अगर आप हो जाते हो फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन व्हिच इज नेसेसरी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन और इज exceptions are sufficiently material to negate the expression of opinion, तो आप गिल्टी हो जाओगे क्लॉज 8 में. क्लॉज 9 कहता है फेल्स टू इनवाइट अटेंशन ऑफ एनी मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम क्या? जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट. अगर आप जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट को कंप्लाई नहीं करते, यानी आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का कंप्लाई नहीं करते, तो आप क्लॉज 9 में गिल्टी हो जाते हो. एंड क्लॉज 10 क्या कहता है? अगर क्लाइंट से कोई पैसा आया तो आपने उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है अनलेस वो आपकी फीस है, रिम्यूनरेशन है और दैट मनी इज मेंट टू बी एक्सपेंडेड. एंड मैंने कहा अगर दैट मनी इज मेंट टू बी एक्सपेंडेड, दैट शुड बी एक्सपेंडेड विद इन अ रीजनेबल टाइम. तो member in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he fails to keep the money of his client other than fees, remuneration or money meant to be expended in a separate bank account, and if the money is meant to be expended, then money should be utilized for the purpose it has been given within a reasonable time. This was all about part 1. part 1 में सिर्फ 10 क्लॉजेस थे और हमने इसको कवर करा. Then we moved on to part 2. पार्ट 2 किसकी बात करेगा? मेंबर्स जनरली की. एंड पार्ट 2 का जो क्लॉज बनता है वो सर बड़ा ही स्पेशल क्लॉज था जिसको हम प्यार से बोलते थे आरपीजी. आरपीजी मतलब अगर आप आईसीआई की जो भी रेगुलेशंस है, प्रोविजंस है और गाइडलाइंस है उनके साथ कंप्लाई नहीं करोगे तो आप गिल्टी हो जाओगे. एंड क्लॉज 2 क्या कहता था सर? क्लॉज 2 कहता था a member of institute whether in practice or not shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he being an employee of a company कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर देता है. तो यानी जो क्लॉज 1 था पार्ट 1 में उसको हमने चुरा के यहाँ का क्लॉज 2 बना दिया. अगर आप एम्प्लॉय हो किसी कंपनी की और आपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दे दी विदाउट योर परमिशन ऑफ योर एम्प्लॉयर और अदरवाइज देन रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो आप गिल्टी हो जाओगे. एंड क्लॉज 3 ने क्या बोला? क्लॉज 3 अगेन एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है. उसने कहा जब भी आप इंस्टीट्यूट को कोई इंफॉर्मेशन देते हो और अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दोगे ना मेरे दोस्त, तो फॉल्स इंफॉर्मेशन में आप गिल्टी हो जाओगे. फॉल्स इंफॉर्मेशन में आप गिल्टी हो जाओगे. थैंक्स. ठीक है, तो क्लॉज फॉल्स इंफॉर्मेशन में आप गिल्टी हो जाओगे. तो इन्होंने बोला अ मेंबर इन whether in practice or not फर्क नहीं पड़ता बिकॉज जनरली की बात हो रही है. ठीक है. shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he includes in any, क्यों लिखा है सर? includes in any information system written or form, जिसको हम प्यार से बोलते थे सिर्फ मतलब स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन, रिटर्न और फॉर्म. आपने कोई इंक्लूड कर लिए क्या? पर्टिकुलर्स नोइंग देम टू बी फॉल्स. ये इंफॉर्मेशन सबमिट किसको हो रही है? इंस्टीट्यूट के अंदर कौन बैठे? काउंसिल और कमिटीज. उसके साथ कौन कौन है जिसकी हमने बात करी थी? बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डायरेक्टरेट डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी कमिटी, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड और अपीलेट अथॉरिटी. क्लॉज 4 कहता है चोरी मत करना. च से 4 च से चोरी, च से 4 च से चोरी. यानी क्लॉज 4 ने बोला if you defalcate or embezzle any money which has been received in professional capacity. and last is part 3 जो हम already discuss कर चुके हैं. so this was all about the revision जो हमने करनी थी किसकी? सारे क्लॉजेस की. क्या तुमको रिवीजन करके मजा आया? सारे बच्चे मुझे बताओ. यही है क्लॉजेस जो हमने ऑलरेडी सारे पढ़ लिए हैं. दिस इज ऑल अबाउट द क्लॉजेस, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स. क्या तुमको सारी चीजें क्लियर हो गई? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे मुझे. ये सारे क्लॉजेस एक ही जगह पे तुमको चैप्टर के एंड में मिल जाएंगे, तो चिंता मत करना. ये सारे क्लॉजेस तुमको चैप्टर के एंड में मिल जाएंगे. यस सर, एकदम क्लियर है. क्या बात है.
मजा आ गया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सा 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 सा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पूरा रिकॉल हुआ, क्या बात है, यही तो सुनना था मुझे, यही सुनने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई सर, सुनने के लिए आंखें तरस गई, क्योंकि आंखों ने देखा और मैंने फिर बोला और फिर मैंने सुना। क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? यस यस यस। रिवीजन वाज वेरी यूजफुल एंड ग्रेट टू रिकलेक्ट। इस रिवीजन को हम YouTube पे डाल देंगे, इस रिवीजन को हम YouTube पे डाल देंगे, ताकि ये रिवीजन तुम जब देखना चाहो तुम देखो, अपने हिसाब से देखो, मजे से देखो, खुशी खुशी देखो। तुमको तुम सारा रिवीजन बैठ के आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस रिवीजन को हम YouTube पे डाल देंगे, ठीक है? यस सर, रिवीजन को YouTube पे डाल देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रिवीजन ऑफ ऑल द क्लॉजेस एंड शेड्यूल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स।